भारत के वीर, इंडियाज़ डिफेंस पॉडकास्ट और रेड एफएम ओरिजिनल। सोलह दिसंबर को मनाया जाता है बांग्लादेश लिबरेशन डे, लेकिन इस तारीख का महत्व हमारे लिए भी कुछ कम नहीं है। 1971 का युद्ध आजादी के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी जीत थी, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा मिलिट्री सरेंडर किसी ने नहीं देखा था। हमारी फौज के लिए 16 दिसंबर का दिन है विजय दिवस। इस दिन हम याद करते हैं 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने सरेंडर। याद करते हैं उन वीरों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। याद करते हैं बांग्लादेशी लोगों पर हो रहे अत्याचार को। याद करते हैं फौजियों के उस जज्बे को जो सिर्फ भारत की मिट्टी में मिलता है। और याद करते हैं उस मां को जिसे अपने बेटे को आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। उस बच्चे को जो बस अपने पिता की तस्वीर देखकर बड़ा हुआ। उस पिता को याद करते हैं जिसके कंधे ने उसके शहीद बेटे की अर्थी उठाई। इस दिन हम याद करते हैं कि जंग के मैदान में कुर्बानी सिर्फ फौजी नहीं देता, फौजी का परिवार भी देता है। 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस के पीछे लाखों परिवारों की कुर्बानी भी है। हम शुक्रगुजार हैं कि भारत के वीर भारत की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खून बहाने को तैयार थे। कभी दुश्मन का खून बहाते और कभी अपना। ये कारनामा जो कर पाते हैं वही भारत के वीर कहलाते हैं। एक ऐसे ही वीर हैं कर्नल अशोक तारा। He was trained to kill, escape, destroy, and win. He was smart, watchful, fast, and he was the enemy's worst nightmare. Tough like a rock and fast like a bullet. He is Colonel Ashok Tara of 14 Guards. – 2012 28 जून। एक अखबार में एक आर्टिकल छपा था। उसकी हेडलाइन थी अनआर्म्ड मेजर who disarmed Pakistani soldiers and saved a future prime minister। ये लाइन कर्नल अशोक तारा के बारे में ही थी। 1971 की लड़ाई में वो मेजर की रैंक पर थे। उस समय 14 गार्ड्स के मेजर अशोक तारा ने एक ऐसा करिश्मा किया था जो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बैटल ऑफ गंगा सागर में अपनी बहादुरी दिखा चुके 29 साल के मेजर अशोक तारा ने एक ऐसे नामुमकिन मिशन को अंजाम दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 50 साल बीत चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन कर्नल तारा को आज भी वो सारी बातें याद हैं जो सुनकर बड़ी से बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म ठीक ही लगने लगती है। क्योंकि फिल्मों से अलग यहां रीटेक नहीं होते। यहां हीरो भी असली था, जंग का मैदान भी असली था और खतरा भी असली था। बड़े गर्व के साथ इस शौर्य गाथा को हम तक लेकर आए हैं शो के होस्ट रिटायर्ड कर्नल एचवी शर्मा, महारेजिमेंट।
कर्नल एचवी शर्मा ने बात की वीर चक्र से सम्मानित भारत के वीर रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा से। वीर चक्र मेजर अशोक कुमार तारा पूर्वी पाकिस्तान में एक स्थान पर हमला करते समय एक अग्रवर्ती कंपनी की कमान कर रहे थे। शत्रु ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी करके हमले को रोक दिया। मेजर अशोक कुमार तारा अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना शत्रु की सबसे अगली मीडियम मशीन गन मोर्चे तक रेंग कर गए और उसे शांत कर दिया। उनके इस साहसी कार्य से उनकी कंपनी के जवानों को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने पूरे निश्चय से शत्रु पर प्रहार किया। मेजर अशोक कुमार तारा हालांकि घायल हो गए थे, फिर भी वे प्रहार का उस समय तक नेतृत्व करते रहे जब तक कि उस मोर्चे पर कब्जा न हो गया। इस कार्रवाई में मेजर अशोक कुमार तारा ने उच्च कोटि की वीरता, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके लिए उनको वीर चक्र से अलंकृत किया गया। जय हिंद साथियों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ 1971 के युद्ध में वीर चक्र प्राप्त गार्ड्स रेजिमेंट के कर्नल अशोक तारा जी मौजूद हैं। उनके नाम ना सिर्फ वीर चक्र है, बल्कि उन्होंने इस युद्ध में एक ऐसा कार्य किया था जिसकी कोई मिसाल नहीं। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1971 के युद्ध का स्वर्ण जयंती वर्ष है। 50 साल उस युद्ध को इस साल दिसंबर में हो जाएंगे। और युद्ध के बाद में जो है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की मिसेस श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश ने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर बांग्लादेश का अवार्ड दिया था, जो मेरी समझ में वहाँ का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और वही अवार्ड लगभग 41 साल बाद जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की, तो उन्होंने आपको बांग्लादेश में बुलाकर वो अवार्ड दिया था। क्योंकि जैसे मुझे मालूम है कि आपने उस समय, जब वो एक छोटी बच्ची थी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार, जिसको पाकिस्तान के सैनिक जो है वो पहरा दे रहे थे, और काफी संभावना थी कि वो उनको शायद खत्म कर देते, लेकिन आपने निहत्थे अकेले शेख मुजीबुर रहमान साहब के परिवार को जो बचाया था, हमें उसके बारे में सर बताइए प्लीज। 16 तारीख को जब पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, शाम को हम ढाका एयरपोर्ट में ही थे। हमको हुक्म मिला कि आप सवेरे एयरपोर्ट का जो रनवे है उसको पूरा सिक्योर करिए, क्योंकि काफी वीआईपी और सीनियर अफसर और पॉलिटिशियन आएंगे ढाका के अंदर। तो हमने सवेरे अपनी फौज को चारों तरफ से रख दिया, सिक्योर कर लिया। जब मैं सिक्योर कर रहा था, तकरीबन सवेरे 9 बजे एक मुक्तिवानी योद्धा वो आया। उसने मेरे सीओ को बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली कैद में है, वो किसी वक्त भी उनके मौत के घाट उड़ा दिया जाएगा, उनकी जान बहुत ही खतरे में है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान फौज ने सरेंडर किया था और हमारे सीओ साहब ने ये नहीं सोचा कि ये अभी छोटी सी बात है, उसकी जो नाजुकता थी उस हालत की, उनको नहीं समझा और मुझे बुलाया, अशोक तुम इनके साथ जाओ और इनकी प्रॉब्लम को दूर करो। मैंने 2 जवान को साथ लिया, उसको गाइड बनाया और गाड़ी में सीधा मैं उस जगह पर जो धन मंडी में था वहां पहुंचे। जब वहां हम पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उस बिल्डिंग से तकरीबन 200 गज दूर, और उन्होंने बताया कि आप आगे मत जाएं, अगर आप आगे जाते हैं तो पाकिस्तानी उसके ऊपर फायर करते हैं, मार देते हैं। उस भीड़ में मीडिया भी थी, मुक्तिवानी के लोग भी थे, लोकल नेता भी थे। और उन्होंने मुझे एक कार दिखाई जो तकरीबन 50 गज के नजदीक थी, जिसमें गोली लगी हुई थी और एक डेड बॉडी भी उसके अंदर थी। उसने बताया कि ये
जब जाने की कोशिश की इसके ऊपर फायर किया, और उन्होंने शायद पब्लिक के ऊपर भी फायर किया था। ये ये जब सुना मैंने सोचा कि अगर मैं अपने बड़े कमांडरों से बात करूंगा तो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जी। और अगर वो इस बात पे मान भी जाते हैं तो जब तक वो अपने फौज को मेरे पास भेजेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, और यहाँ टाइम की कमी थी क्योंकि जान का खतरा था। मेरे पास 2 जवान थे, मैं हमला नहीं कर सकता था। लेकिन इन दोनों चीजों के अंदर जो सबसे ज्यादा बात मेरे दिमाग में थी वो थी जो फैमिली घर के अंदर है उसकी जिंदगी को बचाया जाए, जी और सर। कोई भी हमला उसके ऊपर उनकी जान को खतरा डाल सकता था। ये सोचते हुए कि मैं कैसे इनको सरेंडर के लिए बोलूं, तो मेरी वही पुरानी बात मोंडो वाली मेंटल रबसनेस जो थी मेरे दिमाग में आई कि मैं इनको साइकोलॉजिकली सरेंडर करने के लिए बोलूं। मुझे उम्मीद थी कि ये बहुत ही नाजुक डिसीजन है, बहुत, लेकिन और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने अपना हथियार दोनों जवानों को दिया, उनको बोला कि आप यहीं पर रहेंगे, मेरे पीछे नहीं आएंगे, और मैं आस्ता आस्ता उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। जब मैं चला कार के पास हुआ, मैंने बोला कोई है, तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं दोबारा बोला कोई है, तो कोई जवाब नहीं था। मैं आस्ता आस्ता दोबारा उसकी तरफ बढ़ता चला गया, और जब मैं गेट के बिल्कुल पास पहुंचा, उन्होंने पंजाबी में मुझे बोला कि रुक जाओ और नहीं तो हम गोली मारेंगे। मैं रुक गया। मैंने उनको बोला कि पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया है और आप सरेंडर कर दें। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप वापस नहीं जाएंगे हम जो है तो आपके ऊपर गोली चला देंगे। मैंने बोला कि एक भारतीय फौज का अफसर यूनिफॉर्म के अंदर और बिना हथियार के आपके सामने खड़ा है, आपको ये बताने के लिए, आपकी जिंदगी को बचाने के लिए कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो। वो इस चीज को विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारी फौज कभी सरेंडर नहीं करेगी। मैंने कहा अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, भारतीय फौज या मुक्तिवाणी आएगी और आप सबको मार देगी। उन्होंने बोला कि हम मौत से नहीं डरते, फौजी हैं। मैंने कहा मैं भी फौजी हूं, आप जिस देश से आए हैं, मेरे बुजुर्ग भी रावलपिंडी उस में रह चुके हैं, हम जानते हैं आप फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, इसीलिए मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। ये जब मैं उनको बोला, वो बोले कि आप जाइए, मैं अभी फायर करने वाला हूं। मैं वहां खड़ा रहा, मुझे मालूम था कि अभी मैं इनके ऊपर हैवी हो रहा हूं। उन्होंने हथियारों को लोड करने का हुक्म दे दिया, पर मैं वहां वैसे ही खड़ा रहा। उन्होंने एक गोली चलाई उन लोगों के ऊपर जो छतों से दूर से इस हरकत को देख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद मैं डर जाऊंगा। मैं उनको बोला कि अगर आप लेट हो जाएंगे, आप डिले करेंगे, तो जो फौज आएगी वो आपको बर्बाद के मार देगी, और मरने के बाद आपकी जो बॉडी है उसका क्या हाल होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब भी काफी जो दबाव डाला गया, मैंने बोला कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में आपका वेट कर रही है, और अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे तो आप फैमिली को नहीं मिल सकेंगे। इससे पहले कि उनको कोई कार्रवाई होती, एक भारतीय हेलीकॉप्टर जी। तो इससे पहले वो हमारे ऊपर से गया। अच्छा। जब वो मुझे डरा रहे थे, जब उन्होंने गोली चलाई थी, मैंने एकदम ही बोला कि देखा आपने वो हेलीकॉप्टर, ये भारतीय हेलीकॉप्टर कभी आपने पहले देखा है? ये आपको बता रहा है कि भारतीय फौज ढाका में आ गई है और आपके सरेंडर कर दिया है। जब मैंने उनके फैमिली के बारे में बताया, दोबारा रिपीट किया, और मैंने बोला कि आप सरेंडर कर दें, आपको आपके हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया जाएगा। वो इस बात पे उनको भी शक था। इसी बात मेरी जो बात काफी देर तक चली, तकरीबन 25 मिनट तक मेरी उनके बीच में चली। मैं बिना हथियार के वहां खड़ा रहा। जब ये बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने सीनियर कमांडर से बात करेंगे। उस टाइम तक मैं गेट के अंदर आ गया।
और जो गेट के ऊपर संतरी था उसकी राइफल का बैनेट जो था वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था अरे बाप रे। और वो कांप रहा था कि जो शायद उसने कभी भारतीय फौज का अफसर या सिपाही इतने नजदीक से नहीं देखा। वो था भी एक यंग उम्र का लड़का, लेकिन ये सोचते हुए कि ये कांप रहा है कि गलत कार्रवाई ना हो जाए, और मैं कोई डेलिब्रेट एक्शन भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि एनी डेलिब्रेट एक्शन जो था वो डिवास्टेशन की तरफ ले जाता, वो पूरा टास्क नहीं होता। तो मैंने बड़े आराम से बिना कोई ऐसे दिखाते हुए अपने हाथ से मैंने राइफल को उस बैनर को बॉडी को थोड़ा सा टच किया, क्योंकि वो कांपता हुआ हाथ कोई गलत कार्रवाई हो सकती है। जब ये बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि हमें अपने कमांडर से बात करने दो, तब बिल्डिंग के अंदर से आवाज आई कि आप इनको पे विश्वास मत करें, ये निर्दयी आदमी हैं और ये कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं और जिसमें जान का खतरा होगा। मैं भी इसी बात को मानता था। और दूसरा क्या था कि हथियार लोडेड थे, मैं नहीं चाहता कि उनकी कोई ऐसी हरकत हो। तो मैं उनको बोला कि मैं भारतीय फौज का अफसर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको हेडक्वार्टर पहुंचा दूंगा और सही सलामत आप फैमिली में चले जाएंगे। नहीं तो जो कम्युनिकेशन आपने कमांडरों से करना चाहते हैं वो कट गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो कोई भी लेट अगर आप डिले करेंगे तो फौज आके आपको मार देगी, और जो आपकी फैमिली वेट कर रही है वो भी आपकी डेड बॉडी को भी नहीं देख सकेगी। इसलिए मेरे ये 30 मिनट तक बातचीत करने के बाद वो सरेंडर करने को तैयार हो गए। मैंने उनको बोला हथियार वहीं रहने दो, और वो नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो तब तो मेरे दोनों जवान भी आ गए थे, मीडिया के लोग बाकी आ गए थे। मैंने दरवाजा खोला घर का, तो सबसे पहले शेख मुजीब रहमान बाहर निकली। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया और बोला तुम मेरे बेटे समान हो, तुमको खुदा ने भेजा है हमारी जान बचाने के लिए। और उनके साथ थी आज की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनकी छोटी बहन रेहाना, छोटा भाई रसल। ये इस चश्म दीन गवाह है, क्योंकि अगर यही बात मैं या कोई सुने तो इस पर विश्वास नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन उनको, क्योंकि ये ना तो कभी किसी सुनी है, ना पढ़ी है, ना देखी है, और ये बिल्कुल असंभव सा तरीका है। लेकिन इसको मानना लोगों को पड़ा कि क्योंकि उसकी चश्म दीन गवाह हमारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने बाद में आपको मैं बताऊंगा जब आप पूछे कि कैसे जो है उन्होंने इस चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी को भी एक्सप्लेन किया था। करने के बाद जब इनको आजाद कर दिया गया, उन सिपाही को भेज दिया गया, उनको सिविल ड्रेस दी थी कि मुक्तिवाने ना पकड़ ले, और मुझे बोला गया कि आप इनके सिक्योरिटी रखें जब तक अरेंजमेंट नहीं होता। तो 23 दिसंबर को मेरी पलटन को हुक्म मिला कि आप वापस मिजोरम जाएंगे, लेकिन मुझे रोक लिया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि शेख मुजीब रहमान जो पाकिस्तान जेल में है, उनको पता लगा है कि मेजर अशोक तारा ने उनकी फैमिली को बचाया है पाकिस्तान की कैप्टिविटी से, तो वो मुझे मिलना चाहते हैं। इस चीज को देखते हुए मुझे रोक दिया गया, और शेख मुजीब रहमान 10 जनवरी 72 में आए। 12 जनवरी 72 के अंदर मुझे जो है उन्होंने अपने घर में बुलाया और बहुत ही अपना शुक्रिया किया। बहुत ही उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भी यही बोला कि तुम मेरा बेटा है। और जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, ये मैं कहना जाना बहुत जरूरी है कि ऐसा नेता, बातों के अंदर भी मुझे उनका दर्द महसूस हो रहा था कि कैसे लोगों ने आजादी के लिए पाकिस्तान के दुख या जुल्म जो है वो सहे हैं, कैसे औरतों के साथ व्यवहार किया गया है, कैसे उनकी जो शान इज्जत को बर्बाद किया गया है, और साथ ही उनकी जो इकॉनमी है, जो गरीबी, उसको सत्यानाश कर दिया है। ये सब चीजें उन्होंने साफ नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों में यह महसूस किया जा सकता था। और मिलने के बाद मुझे एक बार और बुलाया गया, मैं उनसे मिला, फैमिली से मैं मिलता रहता था। और 23 जनवरी 1972 में मुझे ढाका छोड़ा और दिल्ली चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बटालियन मिजोरम को जो है ज्वाइन कर लिया।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर 1965 की लड़ाई में आप कहाँ पर थे और क्या आपने किया था उसमें? 1965 में मैं थर्ड गार्ड के अंदर था। जी। उससे पहले थर्ड गार्ड नागालैंड में थी। फिर नागालैंड ऑपरेशन के बाद बटालियन जो है वो अहमदाबाद में आ गई। ओके सर। जब अहमदाबाद में आ गई तो मैं छुट्टी पे मुझे भेजा गया। तो 65 की लड़ाई में जो मेरी यूनिट 14 गार्ड थी, 11 डिव का हिस्सा थी, उनको बारमेर सेक्टर के ऑपरेशन में भेजा गया। और वहां पर जो गदरा रेलवे स्टेशन था वो हमारे पास था, जो सर। गदरा टाउन था वो पाकिस्तान के पास था। मुझे वो रिकॉल हुआ था और मैं हाँ हाँ। दिल्ली में था उस टाइम पर। और जब मैं दिल्ली से वापस आया तो मैं बता देना चाहता हूं सर। कि कैसे जज्बात को मनाया जाता है। मेरी माता रात को अकेले मुझे पुरानी दिल्ली स्टेशन पे छोड़ने आई कि मैं अपनी पलटन में जाऊं। उनकी आंख सर। में आंसू नहीं था। उन्होंने इतना वाह। बताया कि आप लड़ाई में जाएं और घर की फिक्र मत करें। ये जज्बा मैंने अपनी माता से और मेरे पिता जो कि फौज में थे उनसे मुझे हासिल हुआ। आप सेकंड और जनरेशन आर्मी में ऑफिसर हैं सर? हाँ, तो क्या हुआ कि जब ये हुआ मैं पहुंचा जोधपुर से बाड़मेर से जब ये बटालियन गड्रा टाउन के ऊपर हमले की तैयारी कर रही थी, उसके साथ ये ब्रिगेड अटैक था और में 14 गार्ड थी, 5 MLI थी और फर्स्ट गढ़वाल थी। और जैसे सर। ही मैं उनमें लड़ाई के टाइम उनसे मैंने बटालियन को ज्वाइन कर लिया। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। और सर। जैसे ही हमला हुआ और किया तो उधर से हमले के अंदर जो आगे सक्सेस मिली, उसके साथ ही हमको हुक्म भी मिल गया कि आप जल्दी से वापस आके जाने 14 गार्ड आप मुनावा पोस्ट, ये रेलवे स्टेशन जो वेस्ट राजस्थान की तरफ है, उधर पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं और वो वहां से बाड़मेर या जोधपुर के ऊपर हमला करेंगे। इसलिए वो लड़ाई वहां शुरू होते ही हमें जल्दी से पीछे आना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, पलटन आगे बढ़ गई। मैं जूनियर था, मुझे बोला गया कि आप सारी पीछे जितनी भी फौज है उसको लेकर आइए। मैं पूरी फौज को यानी 3 टर्न के अंदर जो रियर पार्टी थी, जो जवान बच गए थे, वो जो छुट्टी काट के आए थे, मैं उनको साथ लेके जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि पाकिस्तान के 2 हवाई जहाज आसमान में बहुत ऊपर से उड़ रहे हैं। तो मैंने अपने कमांडरों को बताया कि हवाई जी। जहाज आए हैं और कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने रास्ते पे चलो। लेकिन मेरे अंदर एक दिमाग में आया कि अगर दुश्मन कर देगा हमला तो हम कैसे बचा सकता हूं। उस हालत में मैंने एकदम अपनी गाड़ियों को हुक्म दिया कि आप सड़क छोड़कर ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स हैं, उधर लगा लें। जवानों को बोला आप सड़क से अलग पोजीशन ले लें। ये अभी मेरा हुक्म खत्म ही हुआ था। जी सर। तो उसके बाद जहाज ने नीचे डाइव मारी पाकिस्तान ने और उसका स्ट्रैफिंग किया। लेकिन क्योंकि मैंने टाइम के अंदर ही गाड़ियों को साइड पे कर दिया था, जवानों को साइड पे कर दिया था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ और हम आगे दोबारा बच के निकल गए। और उसी माफिक जब कमांडरों को पता लगा, वो भी इस बात के लिए हैरान थे कि बिना हुक्म के अपने ही कमांड के नीचे अपनी सोच से उन्होंने ऐसी कार्रवाई की और जवानों को और सामान को बचाया। इसके बाद जब हम उधर पोस्ट पोजीशन ले ली गई तो वहां पर हमको पेट्रोलिंग करनी पड़ी। पाकिस्तान के फायर में आए, कई बार 1-2 बार पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने उन पर अटैक किया। ये कार्रवाई चलती रही इससे पहले कि सीज फायर का हुक्म मिल जाता है। सर 1965 के युद्ध में भारतीय सेना का मनोबल कैसा था सर? हाउ वाज द मोरल सर? नहीं, 65 में तो मोराल अच्छा था क्योंकि 62 की लड़ाई के बाद जो आर्मी के अंदर एक्सटेंशन हुआ, हथियारों की जो इम्प्रूवमेंट हुई, जो फौज को थोड़ा सा इग्नोर किया गया था 62 में, वो 62 के बाद वो जो है इग्नोरेंस जो है खत्म कर दी थी और फौज की तरफ ध्यान दिया था। तो फौज के अंदर एक तो 62 का बदला लेने का जोश था, दूसरा इम्प्रूवमेंट थी। वो इसलिए पाकिस्तान को हमने काफी बुरी से हराया। पाकिस्तान को 1965 में हरा चुके थे, लेकिन समझौते में
जो है, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, जहां पर उनका बहुत ही दुखद परिस्थितियों में निधन हो गया था। इस घटना से सर फौज के ऊपर भी उनके मोराल पर कुछ प्रभाव पड़ा था सर? बिल्कुल, सिर्फ फौज में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर था, क्योंकि शास्त्री जी ऐसे विश्वसनीय और महान नेता थे जो अपना ना सोच के देश और फौज के बारे में सोचते थे। यही वजह है उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा इस देश को दिया, बताने जी के सर। लिए कि ये देश दोनों को चाहिए, इनकी इज्जत सम्मान करे और तभी देश की प्रोग्रेस हो सकती है। इस चीज का जज्बात जो उनके अंदर थे, जो उनके ये ख्यालात थे, तो जब ये उनकी मृत्यु हुई तो हमारे लिए या देश के लिए बहुत दुख भरी बात थी। 65 की लड़ाई के बाद आप गार्ड से जो है आपकी पोस्टिंग पैरा कमांडो बटालियन में हो गई थी। तो पैरा कमांडो में 9 पैरा कमांडो में रहते हुए अपनी कोई यादगार बताइए सर हमें। पहले तो मेरी लड़ाई खत्म होते 65 में, 66 के जनवरी में मेरी पोस्टिंग मऊ में इंस्ट्रक्टर कमांडो विंग में हुई थी। वहां का टर्नर खत्म होने के बाद मेरी पोस्टिंग 9 पैरा कमांडो में हो गई, क्योंकि मैं कमांडो में था, कमांडो विंग में था, इसलिए। वो उस टाइम पर जो सीओ थे वो कर्नल मेघ सिंह वीआरसी सीओ थे, और हमने काफी इसके सिलेक्शन वगैरह के लिए हमें पूरे JNK के अंदर जहां जो फॉरवर्ड पोस्ट थी वहां पर जाना पड़ा, और हमको जो है इस चीज का कि अच्छे से अच्छे जवान सेलेक्ट किए जाएं। इसी तरीके से मैंने JNK का तकरीबन सारा बॉर्डर जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो देख ली थी। इसके अंदर एक जो बात है वो ऐसा है कि एक पोस्ट पे नाम ना लेते हुए एक पोस्ट में हम बहुत आगे पहुंचे, और तो पाकिस्तानियों ने शायद हमको देख लिया था, लेकिन जब हम आगे चले तो हमने थोड़ा सा बॉर्डर पार भी कर लिया था। वहां पर कुछ शिकारी थे, वो भारतीय फौज के शिकारी थे, और पाकिस्तान की नजर उनके ऊपर थी, जो कि वाइल्ड पिग जो होता है उसको मारने के चक्कर में आए थे। लेकिन हमको देखकर वो समझे हम पाकिस्तानी हैं, और वो वहां से चले गए, और पाकिस्तानी ने समझा कि हम जो हैं उन्हीं की फौज के आदमी हैं, इसीलिए हिंदुस्तानी भाग चले गए हैं। और जब हमें बाद में पता लगा, बहुत हैरानगी की बात थी। इसी तरह 9 पैरा में रहते हुए हमें कई ऐसे इंसिडेंट मिले जो कि हमको हमारे पहुंचने पर पाकिस्तान ने कई बार पोस्टर पे फायर भी किया। सर 1971 के युद्ध की भूमिका लगभग मार्च 1971 से बननी शुरू हो गई थी, जब लाखों शरणार्थी जो है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत में आना शुरू कर दिया था, और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही साथ पाकिस्तान के फौज ने बांग्लादेश में एक जेनोसाइड सा शुरू कर रखा था, और लाखों लोगों को मार दिया गया था, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसर्स को, और इस प्रकार के लोगों को, वाइस चांसलर्स को मार दिया गया था। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इस प्रकार की घटनाओं से चलते हुए ये लगभग लाजमी था कि भारत को इसमें कूदना पड़ेगा, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। आप अपने बटालियन के साथ में कहाँ पर थे, और आपने जो, जैसे मुझे मालूम है, आपने बैटल ऑफ गंगा सागर में पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए आपको वीर चक्र से अवार्ड जो है दिया गया था। तो हमें ये बैटल ऑफ गंगा सागर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर, कैसे आपने किया, क्या किया, और कैसे आपको वीर चक्र मिला सर? इससे पहले कि मैं गंगा सागर की बात करूं, मैं कुछ लफ्जों में ये बताना चाहता हूं सर कि हमारी बटालियन मिजोरम में थी, और मेरी कंपनी जो अल्फा कंपनी थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान जो था तब, और चिटागांग हिल के बिल्कुल सामने थी। जब ये रेफ्यूजी आने शुरू हुए, ये ज्यादा जोर तब पड़ा जब शेख मुजीब रहमान ने बांग्लादेश को आजाद देश बोला। उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी की थी वो आपने बता दिया कि किस प्रकार आम जनता से एक इंसानियत ना होकर एक जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया। मैंने उनको रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया, मेडिसिन दिया, और उनको ट्रेनिंग दी कि वापस जाके पाकिस्तान को हरास कर सके, उनको करें। और मैं 2 दफा उनके साथ सिविल ड्रेस के अंदर मैंने भी इंटरनेशनल पार किया,
उनकी जी मदद सर। की इस कार्रवाई के अंदर। लेकिन जुलाई के हमारी पलटन को हुक्म मिला और हम नीचे अगरतला आ गए। जैसे आपने बताया कि लड़ाई के हालात थे, बीच में कई झपड़ हुई हमारी पाकिस्तान से, लेकिन क्योंकि लड़ाई अभी एमिनेंट थी, तो 1 दिसंबर रात को हमको हुक्म मिला कि आप अगरतला के दक्षिण से 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, गंगा सागर रेलवे स्टेशन, और उसका जो बिल्डअप एरिया और जो गांव है उसके ऊपर हमला करना है। हमने रात को 1-2 दिसंबर रात को इन्फिल्ट्रेट किया। वो गंगा सागर से पहले एक गांव था, डिजर्टेड विलेज, काफी झाड़ियां जंगल वगैरह उसके ऊपर था, क्योंकि वो डिजर्टेड था, तो उसमें हमारी पलटन ने हाल्ट किया। वो तकरीबन स्टेशन से 1000 या 1500 पीछे दूर थी। और 2 दिसंबर को हमने एक पेट्रोल जो मेरे नीचे, उसमें कैप्टन कोहली भी थे, एक अफसर और थे, हवलदार गिरधारी थे, लांस नायक डीएन दास थे, ये स्पेशल पेट्रोल भेजा गया। जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि गंगा सागर के चारों तरफ जो है माइंस लगी हुई हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं उसमें एंटी टैंक माइंस, एंटी टैंक गन्स और मीडियम मशीन गन पूरी तरह से उसको ऑक्युपाई किया हुआ है। जब हमने ये देखा तो सोचा कि अगर यहाँ से, जैसा हमारा प्लान था, जो फॉर्मेशन का प्लान था कि सवेरे टैंक आरटी की मदद से 14 गार्ड जैसे सिखलाया जाता है उसके मदद असॉल्ट करेंगे, लेकिन जब हमने ये देखा इसकी डिफेंसेस को, तो हमने सोचा इसमें हमला करने का मतलब है बहुत हैवी कैजुअलिटी होंगी, और हो सकता है कि हम तब भी इसको ना कैप्चर कर सके। इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तानी एक रेल के डब्बे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो उसी वक्त मेरा जो कमांडर दिमाग है काम किया कि हमने सरप्राइज कैसे दे सकते हैं दुश्मन को, और कौन सा वीक पॉइंट है। तो वो जो वीक पॉइंट हम नजर आया, तो कि इसका मतलब ये है अगर वैगन को धक्का दे रहे हैं, या तो वहां माइंस नहीं है या बहुत कम है। हमने अपने जो पेट्रोल था उसके साथ डिस्कस किया, उन्होंने भी इस चीज को माना। वापस आए तो जब हमने अपने कमांडिंग अफसर को बताया, उन्होंने इस चीज के लिए ना कर दिया, क्योंकि प्लान फॉर्मेशन का दूसरा था। लेकिन दूसरा पेट्रोल भी भेजा गया, उसने भी यही खबर दी। तो मुश्किल, हमने किसी तरह से सीओ साहब को मनाया, और उन्होंने हायर कमांडर से बात की। पहले तो हायर कमांडर ने हमें बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कंपनी कमांडर जो है, मैं था, मेरे साथ कैप्टन कोहली थे, और हमारे बटालियन के पीपीएस क्षत्रिय थे, जिन्होंने जोर लगा के बताया कि नहीं, यही सबसे अच्छा तरीका है। तो किसी माफिक बड़े हाई कमांड को हमने मना लिया, और 3 दिसंबर रात को हमने हरकत की। जी सर। और सवेरे 3 बजे हम जो है गंगा सागर रेलवे स्टेशन से 200 गज दूर रेलवे लाइन को हिट किया। अब रेलवे लाइन के ऊपर बाएं तरफ यानी वेस्ट की तरफ जो है ब्रेवो कंपनी था, उसका जो कंपनी कमांडर कैप्टन कोहली थे, उसके राइट को अल्फा कंपनी थी जिसका कंपनी कमांडर मैं था। हम दोनों कंपनियां सिंगल फाइल में आगे बढ़ी। अच्छा सर। जैसा मैंने बताया कि मैं कमांडो में रहा हूं, तो वहां सिखाया जाता है कि आप नंबर 1 होंगे तो जवान आपके पीछे जोश के साथ चलेगा। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं अल्फा कंपनी को लीड कर रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे, वहां अंधेरा था, धुंध थी, वो वक्त ऐसा था, वो सरप्राइज थी कि आदमी नहीं उस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब हम उसके पास पहुंचे, उनको लगा कोई है, उन्होंने पूछा कोई है, तो मेरा सुविधा होशियार सिंह जो हरियाणा के थे, उन्होंने बोला तुम्हारा बाप। जब ये सुना उन्होंने, तो उन पाकिस्तान ने फायर कर दिया, और होशियार सिंह साहब के पांव में गोली लगी, वो गिर गए। मैंने उसी वक्त पोजीशन लिया। मेरे पास मॉर्टर कॉकटेल था, जो मुझे आदत थी 9 पैरा कमांडो में साथ ले जाने की। मैंने उसको लॉन्च करके उसके बंकर के ऊपर फेंका, बंकर में आग लगे। मेरे पास हैंड ग्रेनेड था, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया, और बंकर जो उड़ गया। थोड़ी देर के लिए शांति हुई, लेकिन इससे पहले कि आदमी कोई और कार्रवाई करता, मैंने कराल करके जम करके जो एमएमजी थी उसको खींच के बाहर कर दिया। जब कर दिया तो मैंने देखा कि 2 जवान पाकिस्तानी जो जख्मी थे, शायद वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने अपनी स्टेन से उनको मार डाला। इससे पहले
कि मेरी कंपनी अल्फा कंपनी आगे बढ़ती, पाकिस्तानी तब तो होशियार हो गए थे, तो उन्होंने वेस्ट से यानी बाएं से स्टेशन के पीछे से हमारे ऊपर जोर से फायर करना शुरू कर दिया और उनका फायर ब्रेवो कंपनी के ऊपर भी हैवी फायर हो गया, हमारे पर भी गया, हरकत हो गई। लेकिन ब्रेवो कंपनी को लांस नायक अल्बर्ट इक्का लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी हिम्मत बनाई रखी और वो आगे बढ़े। जो पहला पाकिस्तानी सेंट्री आया उन्होंने उसको मारा, लेकिन इसमें वो भी जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी वो एडवांस करने लगे क्योंकि धुंध थी, जैसे मैंने बताया, रात का अंधेरा था। पाकिस्तानी स्पाई शायद उनको पूरी तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी हरकत के ऊपर ही वो फायर कर रहे थे और उसमें वो दोबारा जख्मी हुए। लेकिन अल्बर्ट इक्का ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कराल करते हुए किसी माफिक उस एमएमजी के नीचे पहुंचे जो पाकिस्तानी एमएमजी हमारे ऊपर फायर कर रही थी। वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, थोड़ी ऊंचाई पर थी, उसके बाएं सीढ़ी लगी थी, शायद उससे चढ़ते होंगे। अल्बर्ट इक्का ने उस सीढ़ी की मदद से खड़े हुए, क्योंकि जख्मी थे वो, और थोड़ी सी ऊंचाई लेकर वो ग्रेनेड उन्होंने बंकर में फेंक दिया और बंकर जो है बर्बाद हो गया। लेकिन इस हरकत में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन ने इनको देख लिया, उन्होंने फायर किया और अल्बर्ट इक्का बहुत जोर जख्मी हुए और वहां पर शहीद हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने फायर किया, तब तो हमारी दोनों कंपनियों ने भी असॉल्ट कर दिया। हमारी कंपनी और ब्रेवो कंपनी हैंड टू हैंड फाइट चली तकरीबन 2 घंटे तक और सवेरे 6 बजे हमने गंगा सागर रेलवे स्टेशन पे काबू कर लिया। तो ये जो जीत थी, ये फॉर्मेशन का पहला ऐसा बेस था जिसमें जो फॉर्मेशन थी 57D और 4 कोर, एक जंपिंग पैड मिला जिससे कि उनका बेस मजबूत हो गया। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था अखोड़ा, उसको आसानी से उन्होंने कैप्चर कर लिया और आगे ढाका पे एडवांस करने के लिए आसानी हो गई। सर अल्बर्ट इक्का को तो शायद परमवीर चक्र से का अवार्ड मिला था सर। हाँ जी, इसी लड़ाई में उनकी वीरता को देखते हुए उनको परमवीर चक्र मिला था, मुझे वीर चक्र मिला था और पलटन को 4 सेना मेडल मिले थे। सर इस युद्ध में हमारी और पाकिस्तान के कितने लोग घायल हुए थे, जख्मी हुए थे या शहीद हुए थे? जैसे बहुत ज्यादा, दोनों साइड पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए पाकिस्तान जो विड्रॉ कर रहा था और सरेंडर करने को तैयार हुआ, और अगर उनकी इतनी हैवी कैजुअलिटी नहीं हुई होती तो शायद वो सरेंडर भी ना करते, क्योंकि ये हजारों के अंदर कैजुअलिटीज हैं दोनों तरफ। इसका रिकॉर्ड अलग सरकार के पास है, अलग अलग जगह पे अलग रिकॉर्ड है। मैं सिर्फ आपकी जो बैटल ऑफ गंगा सागर, जो आपने गंगा सागर स्टेशन पर कब्जा किया था हमला करके, उसमें आपकी बटालियन के कितने लोग शहीद हुए थे सर? उसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए थे और तकरीबन 30 जवान जख्मी हुए थे, क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट हुई थी। और पाकिस्तान के 20 आदमी हमने मारे थे, 7 आदमी कैप्चर किए थे और बाकी जो है वो जख्मी या जैसे भी थे वो वहां से विड्रॉ कर गए थे। जी सर। सर इसके बाद आपकी बटालियन शायद सीधा ढाका, अखौरा कब्जा करने के बाद ढाका में आप लोग पहुंच गए थे और सीज फायर होने तक आप लोग वहीं पर थे ढाका में सर? हाँ, ऐसा है कि जब ये हमने गंगा सागर को कैप्चर कर लिया, इसके बाद हुक्म मिला कि आप ढाका की तरफ एडवांस करेंगे। पूरी फॉर्मेशन, कोर हेडक्वार्टर, अलग अलग रास्ते से ढाका की तरफ एडवांस करना शुरू किया। ढाका में जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक लोकेशन थी टुंगी। वो लोकेशन जो ऐसी थी जिसको हम गेटवे ऑफ ढाका भी कहते हैं। वहां पर हमारा थोड़ा स्कर्मिशेस हुआ था पाकिस्तानियों से, जिसमें हमारा एक कैप्टन राम कुमार जख्मी हुए थे, एक जवान भी जख्मी हो गया था। वहां पर हमने 10 पाकिस्तानियों को मारा, 20 पाकिस्तानियों को कैप्चर किया था। लेकिन उसके बाद एडवांस करते 15-16 रात को हमने ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया था और सवेरे तक पूरा कैप्चर कर लिया। और 16 दोपहर को या दिन को पाकिस्तान फौज ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर कर दिया था। तो जब ये पैरा ड्रॉप हुआ है तो आपकी बटालियन ने ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर किया हुआ था सर? हाँ जी, ये जो ड्रॉप हुआ था, पहले हमारी पलटन जो है ढाका एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। फिर सर आपको ये फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर
ये अवार्ड कब दिया गया सर, और किसने दिया आपको ये? ऐसा था कि लड़ाई के बाद, जैसे सब जानते हैं, कि इस कार्रवाई को आर्मी ने ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक विक्ट्री हो चुकी थी। भारतीय फौज और बांग्लादेश के ने लिबरेशन वॉर खत्म हो गई थी, पाकिस्तान सरेंडर कर दिया था। लेकिन ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पर। हर इंडिविजुअल कमांडर, जैसा आप जानते हैं, हर यूनिट फॉर्मेशन अपनी आजादी की कहानियां में मस्त थे। ये इसी को चला गया, कहीं रेजिमेंट में या कहीं फंक्शन हुआ तो इस चीज का चर्चा हुआ। लेकिन 2012 2012 में मुझे अवार्ड दिया गया। अक्टूबर 2012 में हम ढाका पहुंचे। 2012 सवेरे 9 बजे ये अवार्ड प्रधानमंत्री शेख हसीना और साथ ही बांग्लादेश के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर भी खड़े थे, साथ ही थे, जिन्होंने हाथ लगाया और बोला कि उन्होंने प्रेसिडेंट को भी बताया, प्रधानमंत्री ने, और ये जो है फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, एक हाईएस्ट अवार्ड है जो उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ, जो दोनों ढाका गए थे, और उसको अपने घर बुलाया और हमें काफी बातें उस वक्त की। और यहां तक कि मैं उनका बहुत धन्यवादी हूं कि जब मैं वापस निकला तो वो मेरे गाड़ी तक आए और मुझे सियाफ किया। अभी अवार्ड के बाद लोगों में जागरूकता आई कि ये क्या कमाल है, जो कि सुना नहीं, देखा नहीं, ये असंभव चीज जो है क्या हुई है, जिसमें इतना बड़ा जो है सम्मान जो है कर्नल तारा को दिया गया है। ये कई बीच में मुझे फंक्शन में, एनजीओ में, सब में मेरे बहुत सम्मान दिया। लेकिन जो बड़ा सम्मान मुझे मिले वो ऐसे कि 8 अप्रैल 2017 में जब शेख हसीना दिल्ली आए, जो मार्टियर थे उनको सम्मान देने के लिए, तो मुझे बताया गया कि आप वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मिलना चाहती हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों आए। जब हम शेख हसीना से को बुलाया गया, वहां पर उस जो मालकशाह हॉल दिल्ली के अंदर ये फंक्शन था, और उसमें कम से कम पूरा भरा हुआ था, जिसके अंदर डिफरेंट डिग्निटरीज थे, मिनिस्टर थे, एम्बेसडर थे, रिटायर वेटरन थे, रेगुलर सर्विसेज, एयरफोर्स, आर्मी, सबके आदमी थे। तो बहुत हाल बड़ा है, आपने देखा होगा। जी जी जी, मैंने कई फंक्शन अटेंड किए हैं। हाँ, तो मुझे वहां बुलाया गया। जब वहां से हाल से बाहर हम मुझे ले गए, वहां पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और शेख हसीना जी वहां थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुए, और मोदी जी ने जहां कहा कि आपको देखकर ये बहुत खुश हुई हैं शेख हसीना जी। तो शेख हसीना जी ने अपने लफ्जों में और अपनी हरकत के साथ जो है बताई कि किस वक्त किया, और हम भी यही सोचते रहे कि ये किस माफिक ये आदमी जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन जब हमने सरेंडर किया, उनको विश्वास नहीं था कि ये बच सकते हैं। अभी जो उसके बाद उनके साथ जब मेरी फोटो हुई, जिसमें शेख हसीना जी हैं, मोदी जी हैं, एक्सीलेंट सर। इसमें भी खास बात ये थी कि मोदी जी ने मेरी फोटो पे उंगली रखी और जो दूरदर्शन वाले थे उनको बताया और मेरी तरफ इशारा किया कि ये फोटो इनकी है और ये आनी चाहिए। इतना सम्मान दिया गया। लेकिन यही सम्मान नहीं, जब हाल में मोदी जी आए, जब उन्होंने बाकी बातें की, युद्ध की, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे सम्मान दिया, और उन जो ऑडियंस थे, जो वहां हाल के मालक हाल में थे, उनको बताया गया कि भारतीय फौज ने किस माफिक क्या कार्रवाई की और फौज का नाम ऊंचा किया, और जान से खेल कर उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री को बचाया। ये बहुत सम्मान की बात है कि ये जो मुझे दिया गया कि 2 प्रधानमंत्री देश के जो है किसी मुल्क के अंदर किसी एक आदमी की तारीफ ये बात करें। दूसरा जो है, अभी 17 दिसंबर 2020 के अंदर जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी
और शेख हसीना जी के अंदर वर्चुअल टॉक हुई जिसमें उन्होंने शहीदों को सम्मानित किया, उसके अंदर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बोला देने के बाद कि मेजर अशोक तारा, हम उसको भूल नहीं सकते, उन्होंने मेरी माता की, मेरी बहन की और मेरे भाई की जान बचाई। बांग्लादेश को आजादी 16 दिसंबर को मिली, लेकिन हमको 17 दिसंबर को मिली इसकी वजह से। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को बोला। अब इससे बड़ा मान सम्मान किसी वेटरन को क्या मिल सकता है जिसने लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया हो। सर, ये सचमुच में बहुत ही अद्भुत जो घटना आपने बताई है, और इस प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर पाकिस्तानी सैनिकों पर वो पूरी तरीके से मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गए थे, और आपकी बातों से वो इतना प्रभावित हुए थे कि उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने हथियार डाले, जो कि बड़ा, जैसी उन लोगों की हरकतें थी, जैसे लाखों लोगों को उन्होंने वहां कत्ल किया था, उसमें इस प्रकार से आपका जिंदा रह पाना और उनके पूरे परिवार को बचा पाना, ये अपने आप में सचमुच एक चमत्कार है सर। और इसके लिए आप सच में बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसा कार्य करके न सिर्फ अपना नाम रोशन किया सर, आपको जो सम्मान मिले हैं, मेरी समझ में वो सारे सम्मान भारतीय फौज को और खुद भारत देश को मिले हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की जो है उनकी आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया था कि आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। पहले बंदूक से और फिर बातों से कर्नल तारा ने भारत का सर फक्र से ऊंचा किया है। हैरानी की बात यह है कि आज भी कुछ लोग उनका नाम नहीं जानते। कर्नल अशोक तारा जैसे भारत के वीर को रेड एफएम नमन करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जोश, ये जज्बा और देश के लिए ये प्यार हर भारतीय में हो, वैसा ही जैसा कर्नल अशोक तारा को है भारत से। भारत के वीर इंडियाज डिफेंस पॉडकास्ट में आज इतना ही। अपना फीडबैक हमें जरूर दें, हमें बताएं भारत के वीरों के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए @redfm podcast हैंडल, या फिर podcast@redfm.in पर हमें मेल कीजिए। अगले एपिसोड में एक और वीर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे भारत के वीर इंडियाज डिफेंस पॉडकास्ट, एक रेड एफएम ओरिजिनल, नरेटेड बाय आरजे तुहिनांशु, शो होस्ट रिटायर्ड कर्नल एच.वी. शर्मा, स्क्रिप्टेड बाय ध्रुव लॉ, साउंड डिजाइन बाय आयुष मेहरा।